नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जो कि आज डिस्कस करने हैं, लेकिन सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज बंद कमरा इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जो आसिम इफ्तिखार साहब हैं वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आपकी नज़र में इस टाइम पर कितना अहम था ये इजलास बुलाना, और अब पाकिस्तान ने अगर ये कॉल किया है तो कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर पाएगा? सबसे अच्छी बात आमिर ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक सर ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसका पाकिस्तान एक मेंबर है जी। आप जानते हैं ना कि 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। रूस है, चीन है, यूके है, फ्रांस है और हम नॉन परमानेंट। अच्छा, जो 10 बाकी के मेंबर्स हैं उसमें इत्तेफाक से अगले को 1.25 साल तक पाकिस्तान मेंबर होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ शुरू होती है वो एक ट्रीटी से शुरू होती है जी। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर सिंतास मुआहदा जो है उसको अबेंस में रखा जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल से, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इदारा है, उससे क्या ताल्लुक बनता है। तो वो बात सीधी सीधी सी है। सबको पता है कि अगर ये चीज़ जो आगे बढ़ती है, पानी बंद होते हैं तो पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है, या तो प्यासे मरेंगे या लड़ते हुए मरेंगे। और उस सूरत हाल को फिर उसमें न्यूक्लियर एंगल जब आता है तो ये एक ट्रीटी से, एक ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटी से ये चीज़ जो है ये पीस एंड सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। इसी वजह से ही कि ये यदि आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया है, अब इसमें आसिम इफ्तिखार साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले चार्ज संभाला है। ब्रिलियंट ऑफिसर हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के, वन ऑफ द मोस्ट वो आप कहना चाहिए ना अकम्पलिश्ड जो आपके डिप्लोमेट्स हैं। उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। और उससे पहले मुनीर अकरम साहब थे। पाकिस्तान का इमेज जो यूनाइटेड नेशंस में है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ पे कभी गए हैं, आप वहाँ से पूछें, लॉबी में बात करें, वो कहेंगे जी कि इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स जो है ना, इनसे ज़रा जान बचानी मुश्किल होती है। अब आते हैं इसकी तरफ कि इसमें से निकलेगा क्या। इसमें से ये निकलेगा कि कंसर्न जाहिर होगा कि दोनों पार्टीज को, पाकिस्तान और इंडिया को रेस्ट्रेंट जाहिर करना है। ये वही कंसर्न है जो चाइना कह चुका है, जो अमेरिका कह चुका है, और इसके अलावा जितने ममालिक भी बीच में आए हैं, चाहे उसमें ईरान है, चाहे उसमें आपका ये जो है यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, स्विट्ज़रलैंड है। कुछ ने ऑफर किया है मीडिएशन का, कुछ ने कहा है जी कि देखें स्टेक्स बड़े हाई हैं और आप टेबल पे बैठ के बात करें। अब यहाँ पे मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि जब इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो, एक ऐसी चीज जो कि विच कैन टर्न इनटू एन एक्चुअल वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, तो उसमें क्या होता है, सिफारतकारी काम आती है। अब सिफारतकारी किसके साथ करें? अब आप नोट कीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया जो किसी ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स रेगुलर होती थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे, आपके जो हैं वो यानी आपके जो मिशंस हैं, जो हाई कमीशंस हैं एक दूसरे की कंट्री में, उसमें हाई कमिश्नर जो है वो सीनियर मोस्ट आदमी को हम भिजवाते थे, उधर से भी बड़ा सीनियर मोस्ट आदमी इधर आता था। काफ़ी अरसे से तो आपके हाई कमिश्नर ही नहीं है। उसके बाद आप डाउनग्रेड करके मिशंस को आपने, अभी जो ये यानी पहलगम का वाकया पेश आया है, उसके बाद से दोनों मिशंस जो हैं उनसे मजीद लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो बात किससे करेंगे? ट्रेड आपने बंद कर दी हुई है, ट्रेड हमारी हो नहीं रही, कोई किसी किस्म का चैनल। और वो जो आपने एक LOC का 2003 का जो आपका सीज फायर का मुआहदा था, जिसको 2021 में आपने रिवाइज किया, उसकी भी वायलेशन शुरू हो गई है। पता लगता है जी कि हिंदुस्तान की तरफ से वो भी वायलेट हो रहा है। तो सिफारतकारी जो मुझे नजर आ रही है वो बायलैटरल का तो क्वेश्चन ही नहीं है, किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उधर से सिंतास की बात आती है, इधर से हम शिमला की बात कर रहे हैं। उधर से एक बयानिया आता है वो उसका यानी जंग का, इधर से उसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये बात बयानियों तक लगी हुई है, स्टेटमेंट्स तक है, लेकिन ये चीज कुछ भी हो सकता है। क्विकली एक चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो किसी वक्त भी को बटन दबाएंगे,
एटम बम उधर से चलेगा, इधर से न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगे हुए मिसाइल आएंगे। उनको शायद ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में पागल नहीं है लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये किया तो इसका जवाब क्या होगा। देखे ना, मेरा वो बाजू तोड़ेंगे तो मैं फिर एक ब्लैक आई तो मैं भी दूंगा ना। Right. और ये उनको अच्छी तरह से पता है, लिहाजा यकीनी तौर पर जंग की जो है वो मैंने इस बात देखा का कि अंदाजा है। अभी 12 रोज तो हो चुके हैं इस वाक़े को, तो अभी तक उन्होंने इस किस्म का कोई भी स्टेप नहीं लिया है। डॉक्टर जमील खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। यूएनएससी का जो इजलास है, यकीनी तौर पर बड़ा अहम इजलास है। इस मौके पर इस इजलास की अहमियत कितनी देखते हैं, और फिर पाक भारत ताल्लुकात पर यह क्या असर डालेगा? जी, यकीनन बड़ी कलीदी अहमियत है, जिस तरह के अभी नजमुल साकिब साहब ने जिक्र किया है, और इसलिए भी इसकी अहमियत है कि जिसको वजाहत उन्होंने कर दिया है। मैं एक आर्टिकल जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसके हवाले से भी मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर देता हूँ। बात इतनी सी है कि दुनिया में जब कोई भी मुल्क फ्लैश पॉइंट के नज़दीक आता है तो उसमें दुनिया फिक्रमंद हो जाती है। और क्यों फिक्रमंद होती है कि हमें जो साइंटिफिक डाटा बताता है कि मीडियम साइज और हैवी साइज और जो लो इंटेंसिटी किसी एक का भी अगर फ्लैश पॉइंट पर कोई इस्तेमाल हो जाए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के बाद, तो फिर उसकी कोई हदें महदूद नहीं रहती हैं। वो दो मुल्कों की बाउंड्री नहीं देखता है, वो उसका फैलाव खित्ते में और दुनिया में आ जाता है, उसका गुबार आसमान में चला जाता है, उसकी वजह से मौसम तब्दील हो जाते हैं, उसकी वजह से कहत हो जाता है, उसकी वजह से कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से लोग भूख मरना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मिस्टर ब्राइन, जिन्होंने अभी फ्रेश आर्टिकल लिखा है 1.5 हफ्ता पहले, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ तो तकरीबन 2 बिलियन अफराद जो हैं वो मौत के नज़र हो जाएंगे मुख्तलिफ अंदाज में। बाकी शुरू में तो खैर उसकी जो इंटेंसिटी है उसके मुताबिक, तो इस वजह से दुनिया फिक्रमंद है, इस वजह से दुनिया न चाहते हुए भी फिक्रमंद है, इस वजह से दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके एलाइज जो कि इंडिया की इस वक्त जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में चाइना कंटेनमेंट के हवाले से एक अहमियत और अफजलियत उन्होंने बना ली है, इस वजह से वो परेशान है। और इस वजह से ये सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बहुत कलीदी होगा। और इजलास का तरीका कार ये होता है, सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिदमत अंजाम दी हैं और काफ़ी अरसे तक मैं इन मामलात में खुद जो है मामलत करता रहा हूँ। तो उसमें ये जब रेजोल्यूशन पेश होने से पहले इसके चंद मराहल हैं जिसमें कि P5 कंट्रीज बाकी कंट्रीज कंसल्टेशन करते हैं। तो इस कंसल्टेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसी में ही अंदाज़ा हो जाएगा, और इस दफ़ा इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि कुछ और नहीं अगर तो आर्टिकल 36 चैप्टर 5 के तहत तो एक्शन उनको लेना पड़ेगा। टेम्परेरी मेजर के तौर पर इंडिया को पाबंद करना पड़ेगा कि उसने जो वजह प्रॉब्लम बनी है, जो फ्लैश पॉइंट या जो फुल स्पेक्ट्रम तक खींच के ले जा सकती है बात को, वो वजह क्या बनी है इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट, जिसका कि कोई तस्करा है ही नहीं ट्रीटी में। तो इसका मतलब ये कि एक नुक्ता आगाज ऐसा हुआ जो कि खतरनाक है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल उस पर गौर खास किए बगैर नहीं रह सकती। और उसका सबूत मिल चुका है, जो स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका ने उसको मूव किया था, लेकिन जो अल्फाज और जो उसमें जुमले थे उसको काफी मेलो डाउन किया, क्योंकि और यकीनी तौर पर इसी तनाज़ जो आज इजलास होने जा रहा है, बहुत अहम इजलास है। नजमुल साकिब साहब और डॉक्टर जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब और डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से UN इजलास की बात तो हो चुकी है, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की, अब आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तो होनी चाहिए, और दूसरा ये कि सिंध-तास मुआहदे की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो फ्लैश पॉइंट है मसला कश्मीर, और मसला कश्मीर और सिंध-तास मुआहदा दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर दरियाई जहलम की बात करें तो वो कश्मीर से निकलता है, सिंध की बात करें तो तिब्बत से निकलकर लद्दाख और वहाँ से फिर GB में पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो अगर हम मसला कश्मीर को हल करने में कामयाब हो जाते हैं, या इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए इस मौके से मसला कश्मीर पर बात करते हैं, तो वंस एंड फॉर ऑल हमारे तमाम मसले हल हो सकते हैं।
आमिर, आपके इस सवाल से ख्याल आया है सर कि जवाब के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है ना, तो हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। राइट। ये पहलगाम का वाकया पेश आता है, सिंतास मुआहदे को वो सस्पेंड कर देते हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं जी सबसे बड़ा फ़ायदा वो हुआ है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, कश्मीर का। जी देखिए, लोगों ने मजाक समझा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे पता है, आई नो बोथ द कंट्रीज एंड दिस कश्मीर थिंग इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1500 years व्हाटएवर। लोगों ने मजाक में समझा। मुझे ये पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और सुपर पावर है अमेरिका, वहाँ से कश्मीर की बात हो रही है जो कि बैक बर्नर पे चला गया था। लोगों ने समझा कि 5 अगस्त 2019 हो गया, अब तो यूनियन का हिस्सा बन गया, वो 370 आ गया, वो 35A आ गया, अब तो वो अटूट अंग जो कहते थे उन्होंने बना लिया। इसी सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी कश्मीर का मसला एक अनरिजॉल्व्ड एजेंडा आइटम के तौर पे मौजूद है। दुनिया में किसी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि अगस्त 2019 में जो इंडिया ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, किसी एक ने नहीं कहा। अच्छा, फिर ये है कि इस चीज से हमें पता लगा कि बात पहलगाम की नहीं है, बात जो है वो टेररिज्म की भी नहीं है। इल्जाम तो लगते रहे, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पता नहीं क्या क्या होता रहा, मुंबई हुआ, पाकिस्तान पे सीधा सीधा सा इल्जाम लगा दिया, उसके बाद खामोश हो गए। लेकिन वो चीज जो कि असल में जो कि यानी आंखों में खटकती है वो ये है कि पाकिस्तान तो है ही कश्मीरियों के साथ। राइट। 1989 में जो शुरू हुई थी आपकी तहरीक इंडिजिनस, जिसको हम कहते हैं यानी मकबूजा कश्मीर में, वो उधर से लेके 1989 से आप आ जाएं 2019 अगस्त तक, जब तक कि ये इन्होंने इसकी 370 नहीं आया, 5 अगस्त उसके बाद 2019 से लेके अब तक उसमें बढ़ावा आया है। 2019 की बात कर रहा हूं ना, बिल्कुल। उसके बाद बढ़ावा आया है। ये चीज उनको नहीं समझ आ रही कि अब क्या करें। याद रहे कि हिंदुस्तान में सिर्फ यही नहीं है कि यानी मकबूजा कश्मीर में वो जो लोग हैं, वो जो कश्मीरी हमारे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जो हैं, वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, उनके हुकूक नहीं मिल रहे। सिर्फ यही नहीं है, हिंदुस्तान में कमोबेश 21 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, मीजूज हैं, तामल्स हैं, खालिस्तान और पता नहीं क्या क्या है। अब वो किस तरह से बिहार का इलेक्शन आता है या जनरल इलेक्शन आते हैं, वो किस तरह से अवाम की तवज्जो हासिल करें। तो ये तो सीधा सीधा से समझ आ गया कि जब उन्होंने ये पहलगाम की बात की। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है जो मिस हो रहा है बहुत सारे लोगों से। जी देखिए, इंडिया इल्ज़ाम तो लगाता रहा है पाकिस्तान पे और उसके बाद वो खामोश होता रहा है। ये तो तारीख गवाह है, पैटर्न है। पहली बात ये है कि ये पानी बंद करने वाली बात आज की नहीं है। राइट। ये आप अगर 1960 में ये हुआ ना, 62 से शुरू हो जाए, आज तक आ जाए, जब भी कोई वाकया पेश आता है किसी किस्म का जो इंडिया की समझ में नहीं आता और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरा जाता है, उधर से पॉलिटिशियन शुरू हो जाते हैं, पानी बंद कर देंगे ये, इसके अलावा कर क्या सकते हैं वो। तो ये नई चीज नहीं है। दूसरा ये, और सर ये भी तो कर नहीं उन्होंने सकते ना, investigation पानी की अभी बात बंद भी तो सुनी नहीं कर सकते। ये मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। वो तो खैर बात की एक बात है कि पानी वो करने में उनको 18 बरस तो लगेंगे उनको ये सारा यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि बहाव को रोका जा सके। ये कल परसों नहीं होगा जी। असल चीज ये है कि पहलगाम का उन्होंने लगा दिया इल्जाम आप पे। दुनिया का कोई डिप्लोमेट, कोई नॉम चॉम्स्की आके मुझे बता दे कि पहलगाम का सिंतास मुआहदे से क्या ताल्लुक है। राइट। वो अपने जाल में खुद फंस गए हैं। और अब जबकि दुनिया की नजर पड़ गई है, तो उसमें मैं आपको बता रहा था ना, अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली बताने की कि कश्मीर का मसला जो है ना वो बुनियादी है और उसका हल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद दुनिया को कश्मीर के मसले का पता लगा कि भाई कश्मीर जिंदा है अभी, वो 5 अगस्त 2019 की बात नहीं, अभी तक जिंदा है। फिर उसके बाद एक और चीज हुई जो कि इंटरनली जिसकी हम बात कर रहे थे कि कौमी यकजहती की जरूरत है। राइट। नेशनल यूनिटी की बड़ी सख्त जरूरत है। मैंने ये देखा कि सियासी पार्टियां तो एक तरफ रही, हर तरफ से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ हैं हम। तो ये 3-4 उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं
जो इस खेड़ में से निकले हैं। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और किसी किस्म के डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान तैयार भी है, पाक फौज भी तैयार है। डॉक्टर जमील साहब, अगर हम देखें तो पाक भारत कशीदगी के हवाले से सफारती कोशिशों में भी तेज़ी आई है। ईरान के आज जो वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, उन्होंने दफ्तर ख़ारिजा का दौरा किया और सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। आप समझते हैं कि ईरान की सालिसी से जो कशीदगी है पाक भारत, ये कम हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि ईरान और इंडिया के जो मरासिम है वो काफ़ी पुराने मरासिम हैं। इंडिया की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, और इंडिया ईरान से रेलवे ट्रैक लाइन बिछाने में जो मावनतकारी कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में ले जाने की, वो तमाम की तमाम, और सबसे बढ़कर वहाँ जो चाबहार का पोर्ट है जिस पे इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिससे उसका इंटरेस्ट मुंसलिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इंडिया की काफ़ी बाहमी ताल्लुकात बेहतर हैं। जब पूरी दुनिया पर ऑयल का पाबंदी लगाई गई, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो इंडिया ही है जिसको वेवर मिला और इंडिया ईरान से तेल खरीदता रहा। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन रिलेशंस को ईरान बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। और ईरान तो हमेशा, अगर कोई आवाज़ गूंजी है जनरल असेंबली में कश्मीर के हवाले से, तो वो तुर्किया के सदर और ईरान से आवाज़ गूंजी है। वो हमेशा कश्मीर का साथ दी है। मजबूत मुल्क है, उनकी मीडिएशन से यकीनन फर्क पड़ना चाहिए। और क्योंकि ईरान के मामले में हम भी बड़ा नरम गोशा रखते हैं, जिसकी बिना पर ये न सिर्फ ये बल्कि रशिया के आप देख लें, फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इसमें मामलत करते हैं, हम इसमें मीडिएशन करते हैं। और उन्होंने बताया है कि जो आपके 2 मुआहदे हैं उनको भी मद्देनजर रख लें, जो कि लाहौर रिकॉर्ड है और उसके अलावा शिमला वाला है। लेकिन उससे हटकर अब तो बात आगे पहुंच गई है। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि दुनिया सारी परेशान है, तो रशिया हो और ख़ासतौर पे ईरान हो, हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाइना, वो तो इस मामले में एक फिक्रमंदी, एक लाजमन बात है। और चाइना ने तो हमेशा इस मामले में हमारी दामे दरामे सुखने हमेशा चाइना ने मदद की है। और इस मरतबा भी जो मैं पिछले सेगमेंट में बयान कर रहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल से स्टेटमेंट निकली है जिसमें कि पाकिस्तान पर बड़ी कोशिश की गई कि इल्ज़ाम तराशी की जाए, वो तमाम अल्फाज ख़त्म कर दिए गए, वो तमाम कलमात ख़त्म कर दिए गए, जुमले ख़त्म कर दिए गए, और चाइना उसके पीछे था। तो इसको अगर मैं कंक्लूडिंग अपने जवाब को मैं इस तरह करूं कि यस, ईरान हो गया, रशिया हो गया, इस ब्लॉक में चाइना हो गया, ये बड़े कलीदी मुल्क हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से, एज वेल एज इनका जो इस खित्ते पर और इवन इंडिया पर जो इनका वजन है। देखिए, चाइना का जो ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया से, वो बड़ा एक ज़ख़ीम किस्म का है, 100 बिलियन से ज़्यादा का है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, रशिया ने उनको 400 मिसाइल दिए हुए हैं, और उस मिसाइल का और तमाम जो उनके पुराने रिलेशन रहे हैं, अब इतने नहीं रहे, लेकिन उनका भी बरल असर है। तो यकीनन ये तो अपनी जगह पे फिक्रमंद है, लेकिन जिस तरह रजमुल साहब ने बताया, और उसमें दुनिया पूरी फिक्रमंद है, और उसमें काफ़ी जो हमारी डिप्लोमेटिक आउटरीच हुई है मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से, मुख्तलिफ सफरा से, मुख्तलिफ ममालिक से, और जो हमारे मिशन बाहर हैं, मुझे यकीन है कि वो भी थ्रू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी, वो अपनी तमाम हमारी ये मौक़िफ़ जो हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हमारा वो बयानिया जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से शाया हुआ, जिसका हर जुमला अगर आप इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में तोलें तो वो पूरा उतरेगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि जुमला इंक्लूडिंग जब हमने कहा कि ये हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इंक्लूडिंग जब हमने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से कि इट वुड टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और बिल्कुल आपको पहले आपने सुन लिया सेगमेंट में कि आप अगर सिर्फ गोलियों से लोगों को मारा जाता है, सिर्फ बमों और तोपों से मारा जाता है, लोगों को लिए कोई ऐसा तरीकाकार जैसे पानी बंद करना, उसके जरिए अगर हम बात और उसके जरिए लोगों की एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, तो वो इंटरनेशनल कानून में बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है कि अगर आपको कोई धमकी है, कोई खतरा है,
तो उसका आप नपा तुला जवाब दे सकते हैं। और हमने वाज़ेह कर दिया कि हम नपा तुला जवाब क्या देंगे अगर हमारी तरफ अगर आपने इसको ख़त्म नहीं किया, हमारा पानी बंद किया। हालांकि आपने सुन लिया कि उनके अपने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इफ्तिखार दुराब, उन्होंने इस पर बहुत तफसील से, जो कि डैम से मुंसलिक रहे हैं, जो कि हाइड्रो पावर से, उन्होंने इंडिया के हैं, उन्होंने कहा कि जी ये 30 साल से कम नहीं लगेंगे इंडिया ने आज चाहा। लेकिन शरारत ये कर सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो डाटा शेयर करना होता है, जिसकी वजह से चिनाब का पानी जब छोड़ा उन्होंने तो हमें डाटा नहीं शेयर किया, हेड मतारा पे पानी बढ़ गया हमारा। इस किस्म की शरारत होती रहेगी और उससे नुकसान। और ये डाटा शेयर नहीं हो रहा पिछले कुछ अरसे से, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा इसमें एलिमेंट है। साकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा, इस दफ़ा जो ये इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम इंसिडेंट, इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हो चुके हैं उनकी निस्बत जो पाकिस्तान को सिफारती लिहाज पर कामयाबी मिल रही है, जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है सर, कि हम लोग इस वक्त अपनी मईशत की बहाली में लगे हुए हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, इंटरनली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और उसमें आपकी सिफारतकारी जो है, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, तो ज़रा थोड़ा सा हमारा बैक फुट पे थे हम। लेकिन मैंने देखा कि जो ही ये वाक़या पेश आता है तो हर वो चीज़ जो कि सिफारतकारी के ज़ुमरे में आती है, हर वो चीज़ जो कि सिफारतकारी की किताबों में लिखी हुई है, वो हमें करते हुए नज़र आ रही है। और हर चिप जो है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बैठ रही है। उसकी मिसाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन जो के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आपके तमाम मुतल्लका वज़रा, उसके बाद आपके तमाम सुफरा, आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो सारे सफ़ीरों को बुला के बता रहा है कि देखिए जी हमारे हाथ साफ़ हैं, हमारे हाथ साफ हैं। आप में से कोई आके बीच में आ जाए, अपने मुल्क से कहें। फिर जो आपके दोस्त हैं, जब कोई बात करते हैं जी फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, आपके डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, आप हैरान होंगे कि ये जो कश्मीर का मसला इतने अरसे तक चल रहा है ना, आपका ये पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर सिफारत जमील खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे। ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश, फिर चीन की हिमायत करना, और अब मलेशिया ने भी हिमायत की है। इन तमाम दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।